नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही पंजीकरण का आंकड़ा 23 लाख के पार हो गया है। केदारनाथ धाम के लिए 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। पर्यटन विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम 4 बजे तक चारधाम यात्रा के लिए 23,57,393 पंजीकरण हुए थे। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। शुक्रवार को हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच तीनों धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। पहले दिन करीब 45,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में 30,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नया रिकॉर्ड बना दिया। केदारनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की। तो वहीं अब 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से लगातार भक्तों में एक खुशी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि लगातार चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से चारधाम यात्रा जब से अगर हम बात करें पोर्टल खुलने की, जब से रजिस्ट्रेशन के पोर्टल खुला है तभी से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन हुआ है कई लाखों में ये संख्या पहुंच चुकी है। और जिस तरह से अगर हम धर्मनगरी हरिद्वार की जब बात करें, जहाँ रजिस्ट्रेशन हालांकि जिस तरह से शुरुआत हुई थी तो उसमें पहले दिन 2 दिन लगातार यहाँ पर जो जिस तरह से भीड़ यहाँ पर आई है श्रद्धालुओं की, उसको देखते हुए यहाँ पर सरकार को यहाँ पर विशेष तौर पर यहाँ पर एक व्यवस्था करनी पड़ी, जिसमें जो विंडो है उनको बढ़ाकर 20 की संख्या यहाँ पर विंडो की गई है, जिसमें हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल हरिद्वार से केवल हरिद्वार की अगर बात करें तो यहाँ से 5,000 श्रद्धालुओं ने यहाँ पर चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराया है। तो कह सकते हैं कि बड़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे हरिद्वार हो चाहे ऋषिकेश, तो दोनों ही जगह में हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जिस तरह से 10 तारीख को विधि विधान के साथ बाबा केदार के जो कपाट खुले हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहे, तो उसमें कह सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनका क्रेज यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो क्रेज है वो और ज्यादा बढ़ के यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें काफी लंबी फहरिस्त अगर हम बात करें तो जिस तरह से वो फ्लाइट से जो श्रद्धालु जाने वाले हैं उनके लिए भी कह सकते हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसमें आसपास के जो अगर महीनों की बात करें जुलाई तक के जो फ्लाइट हैं वो सभी बुक हो चुकी हैं। जी ठीक है, हमारे साथ उपेंद्र ओसवाल यमुनोत्री से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, पहले दिन कहीं पे 30,000 का आंकड़ा तो श्रद्धालुओं का आंकड़ा, कहीं पे 45,000 श्रद्धालुओं का आंकड़ा, ये क्या दिखाता है किस तरीके से? और एक तो ये, दूसरा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं चारधाम यात्रा के दौरान? जी, मैं आपको बता दूं जिस तरह से कल केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धाम के जो कपाट खुले गए हैं उसमें श्रद्धालु के यहाँ पहुंच रहे उनमें काफी उत्साह का जो माहौल है वो बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो शासन और प्रशासन है उनसे काफी नाराजगी दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पे जो 5 किलोमीटर का जो पैदल जो यहाँ पे जो रास्ता है उसमें बहुत खतरा मार्ग है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिससे कि जो यहाँ पे श्रद्धालु जो यहाँ पे पहुंचे हैं वो शासन और प्रशासन से यहाँ पे काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको कल की बात बताता हूँ तो कल लगभग यहाँ पर 15 से 20,000 लोग जो यमुनोत्री धाम में यहाँ पे पहुंचे थे, और जो कई लोग ऐसे थे जो यहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए, प्रशासन ने उनको आगे न सकते वापस भेज दिया कि आप आगे मत आइए, आप दर्शन नहीं हो पाएंगे। इस तरह से वो लोग काफी नाराज दिखाई दिए। विकास, जिस तरीके से श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन लगातार चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या ये आंकड़ा आगे और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा?
ये बिल्कुल जिस तरह से जो शुरुआती दौर है, क्योंकि अभी शुरुआती दिन है, और अगर हम बात करें जो जून महीने की स्कूलों की छुट्टियां भी उस दौरान रहेंगी, तो कह सकते हैं कि बिल्कुल ये चार धाम को आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में बिल्कुल इजाफा आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। और जिस तरह से जो यहाँ पर जो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन के काउंटरों की, जिस तरह से हरिद्वार में पहले 4 काउंटर थे, उनको बढ़ाकर अब आज से ही जो 20 काउंटर यहाँ पर किए गए रजिस्ट्रेशन, और वो भी यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरह से हम अभी यहाँ पर हैं, तो वहां पर 20 के 20 काउंटर हैं वो फुल यहाँ पर चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो आने वाले दिन हैं उनमें भी ये संख्या लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। विकास, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे और न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि सभी देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से, अपनी तरफ से लोगों को बधाई दी। तो और कौन कौन से नेता हैं जो वहां पर पहुंच सकते हैं अभी? देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से हालांकि देश में चुनाव का माहौल है, लेकिन फिर भी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए पूरे देशवासियों के लिए और प्रधानमंत्री की तरफ से बाबा केदार में प्रार्थना की है, तो कह सकते हैं कि जिस तरह से बड़े नाम यहाँ पर हैं वो सभी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। हालांकि जो अगर आने वाले दिनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो लगाव है उत्तराखंड से, वो लगातार देखने को मिला है। वो अक्सर यहाँ पर बाबा केदार के दर्शन हो, चाहे बद्री विशाल के दर्शन हो, उन्होंने यहाँ पर किए हैं। और कह सकते हैं कि जिस तरह से नया जो बाबा केदार का जो उनका सौंदर्यकरण है, चाहे अब जिस तरह से बद्रीनाथ का भी सौंदर्यकरण है, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री की पहल पर लगातार किया जा रहा है, जो बहुत जल्द बद्रीनाथ में भी जो नए रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि बड़े नाम, चाहे उसमें प्रधानमंत्री की भी शायद, क्योंकि चुनाव के बाद जिस तरह से 4 जून को जिस तरह का रिजल्ट रहेगा, उसके बाद उनके आने की संभावना यहाँ पर बिल्कुल रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों जो देखने को मिला पिछले कुछ सालों में उनका लगाव उत्तराखंड से बहुत रहा है। जी, उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, 12 मई को अब केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी, क्या तैयारी की गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि आप बद्रीनाथ केदारनाथ के जो कपाट खुलने वाले हैं, यहाँ पे यात्री का जो इजाफा है, काफी यमुनोत्री में काफी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और इसके बाद यमुनोत्री के दर्शन करने के बाद यमुनोत्री जाएंगे, यमुनोत्री के बाद केदारनाथ पहुंचे, तो कहीं न कहीं जो जनसंख्या है वो काफी रहने वाली है। और जो श्रद्धालु है उनमें काफी उत्साह है, लेकिन कहीं न कहीं लोग जो यमुनोत्री आने वाले लोग जाती है, उनमें एक विशेषता देखी जा रही है कि जो यहाँ पे गाड़ियों का जो जाम लग रहा है, जो आने वाले में जो यात्रियों की दिक्कत हो रही है, उससे कहीं न कहीं उनके मन को एक ट्रेन पहुंच रही है कि किस तरह से कई घंटों तक लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। कई रात को जब वापसी आने में उन्हें काफी दिक्कत हो रही है, जाने में भी काफी दिक्कत हो रही है। इससे कहीं न कहीं जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो शासन प्रशासन से काफी नाराजगी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उपेंद्र और विकास, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वहीं आयुष्मान योजना के अंतर्गत लंबे समय से भुगतान के लिए तरस रहे अस्पताल स्वामियों के लिए एक अच्छी खबर है। अटल आयुष्मान के तहत भारत सरकार के TMS पोर्टल पर दिक्कत आ रही थी, उसे अब दूर कर लिया गया है और 3 महीने के बकाया भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। इस बात की जानकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक क्लेम मैनेजमेंट VS टोलिया ने दी। इसकी भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और एक हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा NHA जो बॉडी है उसके द्वारा निर्मित जो हमारा पोर्टल है TMS पोर्टल, उसके माध्यम से होती है। पिछले दिनों माह फरवरी में इसका पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन उनके द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कि थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आई थी और जिसके लिए राज्य की टीम और भारत सरकार की टीम परस्पर निरंतर रोज बैठकर उसमें उसकी जो तकनीकी दिक्कतें थी उसको सुधारने में लगी थी और आज के तारीख में वो दिक्कतें दूर हो गई और भुगतान किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने खुशी जाहिर करते हुए यह कहा कि असत्य पर सत्य की जीत हुई।
आम आदमी पार्टी के नेता ने यह कहा कि भाजपा सरकार के षड्यंत्र का भी पर्दाफाश हुआ है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी को आज जो जमानत मिली है उसके लिए हम उच्चतम न्यायालय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यह जो उनको जमानत मिली है यह बुराई पर अच्छाई की जीत है, झूठ पर सच की जीत है। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सब तरह के हथकंडे अपना करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सलाखों के पीछे भेजने का जो इंतजाम किया था, उस इंतजाम में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रहार किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह दिखा दिया है कि षड्यंत्र करना और षड्यंत्र बहुत दिन तक चलना ये अलग अलग बातें हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके ईडी को आगे करके ये पूरा खेल खेला, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रहार किया है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। तो नगर निगम ने रिस्पना के किनारे स्थित 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर बने 525 मकान चिन्हित कर लिए हैं। इनमें नोटिस भी चस्पा कर दिए गए। साथ ही संबंधित लोगों को 15 मई तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जा रहा है। इसके बाद गठित टास्क फोर्स जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। इसके बाद से मलिन बस्तियों में हड़कंप मचा हुआ है और बस्तीवासी बड़ी संख्या में नगर निगम पहुंच रहे हैं। निरंजन बागची वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड मैटर में जो माननीय एनजीटी के निर्देश थे, जिसके क्रम में हमको रिवर बॉडी से एनक्रोचमेंट रिमूव करना था, तत्क्रम में टास्क फोर्स बनाई गई थी और उसके द्वारा सर्वे किया गया था। अभी उसमें रिस्पना वाला सर्वे टीम के द्वारा किया गया है, उसकी रिपोर्ट मुझे कल शाम प्राप्त हो गई है। उसमें कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और अतिक्रमण अलग अलग स्टेक होल्डर्स के हैं, कुछ एमडीडीए के हैं, कुछ नगर निगम देहरादून के हैं, कुछ नगर पालिका मसूरी क्षेत्र में भी हैं। तो एमडीडीए और नगर पालिका मसूरी को हमारे द्वारा सूचित किया जा रहा है डिटेल्स के साथ कि वो उन पर अपने स्तर से कार्रवाई करें। जहाँ तक नगर निगम देहरादून के अंतर्गत होने वाले अतिक्रमणों के बारे में है तो उनको हम आज नोटिस इश्यू कर रहे हैं। आज शाम तक हम उसकी तामीली। तो अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। 525 अवैध मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और उन्हें समय भी दिया गया है कि स्वयं इसे हटा लीजिए। इसके बाद समय पूरा होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। 15 मई तक का उन्हें समय दिया गया है। 27 बस्तियों को चिन्हित किया गया है, मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया है और 525 मकान पर नोटिस चस्पा कर दी गई। इसके बाद 15 मई तक उनको समय दिया गया है कि 15 मई तक स्वयं यहां से हट जाए, नहीं तो 27 बस्तियों को चिन्हित किया गया। उसके बाद प्रशासन तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौनपुर से लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। आप सब लोगों ने यहां से उद्बोधन सुना। ऐसे मेरे बड़े भाई जिनको आप सबके बीच में श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड में प्रत्याशी बनाकर जौनपुर लोकसभा क्षेत्र की सेवा करने का, आप सबके विकास का जो एक बड़ी जिम्मेदारी आप सबके बीच में दी है। आदरणीय कृपा शंकर जी हमारे यहाँ के प्रत्याशी और राज्यसभा की सांसद हमारी दीदी आदरणीय सीमा द्विवेदी जी, बदलापुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई रमेश मिश्र जी, सागर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रमेश सिंह जी, हमारे साथी एमएलसी भाई ब्रजेश सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष
श्री पुष्पराज सिंह जी, लोकसभा के प्रवासी रामचंद्र मिश्र जी, लोकसभा प्रभारी अमरनाथ यादव जी, लोकसभा के संयोजक सुनील तिवारी जी, पूर्व विधायक, और बहुत पहले मैं जब विद्यार्थी परिषद में हम लोग शुरुआती दिनों में काम करते थे, आपके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय सुरेश सिंह जी, जिनके संगठन मंत्री रहते हुए मैं भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। प्रदेश के उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के अरुण मिश्र जी, शैलेंद्र मौर्य जी, अध्यक्ष युवा मोर्चा क्षेत्र के सीमा सिंह जी, चेयरमैन बदलापुर दिव्यांशु सिंह जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुशील मिश्र जी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, एवं मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और इस पूरे चुनाव में एनडीए के हमारे सभी सहयोगी दल, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, लोक दल और अन्य सभी हमारे सहयोगीगण, और इस कार्यक्रम में आज पूरे इस क्षेत्र के अनेक क्षेत्रों से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं मां शीतला देवी और ऋषि जमदग्नि की इस पुण्य भूमि में, देवभूमि उत्तराखंड से, देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया। आप सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए, आपने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सभी लोग जानते हैं, अभी जब हमारे मिश्र जी बोल रहे थे तो बहुत ही उत्साह से और इन्होंने पूरा माहौल यहाँ का जमा दिया। ये कह रहे थे एक तरफ गोमती नदी के तट पर बसा जौनपुर की जब एक व्याख्या कर रहे थे कि इधर बाबा विश्वनाथ हैं, इधर अयोध्या जी हैं और इधर प्रयागराज है, तीनों तरफ। और मैं कहूँ कि यह भी देवभूमि जैसा ही, ये बदलापुर, ये जौनपुर, और पौराणिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। गोमती और सही नदी के संगम वाली इस पुण्य धरा का जो जिक्र है वो हमारे रामचरितमानस में, रामायण में भी आता है। ऐसी पवित्र भूमि में आकर, और सच मानो तो बहुत लंबे समय से, मैं बहुत छोटा था जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तब से मैं कृपा शंकर भैया के बारे में सुनता था कि ये सब लोगों की बहुत मदद करते हैं। और उसके बाद मेरा आपसे बहुत सालों से परिचय है, बहुत बार आना जाना, आप भी मेरे पास आते हैं। और आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं आप सबके बीच में आकर इनके लिए निवेदन करूँ, इनके लिए आप सबका समर्थन मांगूं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मेरे युवा साथियों, जैसा कि हम सबको पता है, इस समय देश के अंदर चुनाव चल रहा है, और ये चुनाव केवल और केवल एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, केवल और केवल एक प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश का भावी भविष्य चुनने का चुनाव है कि देश किस दिशा में जाएगा। और जो 25 मई को जौनपुर में मतदान होना है, और आज आपके बीच में जो प्रत्याशी है उनके पास एक लंबा अनुभव है, बहुत लंबे उनके दीर्घ काल का अनुभव के साथ साथ संबंधों की एक बड़ी श्रृंखला है। उसके कारण से मैं विश्वासपूर्वक देवभूमि से आकर ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में कृपा शंकर जी आप सब लोगों के एक अच्छे पैरोकार साबित होंगे। आप सबके वकील बनकर आपकी वकालत लखनऊ हो या दिल्ली हो, किसी
तो खबर लक्सर से है, जहां लक्सर क्षेत्र में गंगा, बाणगंगा और सोलानी नदी कई स्थानों पर कृषि भूमि में भी खनन माफिया द्वारा जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश के बावजूद भी दिन हो या रात मिट्टी का अवैध खनन में पर लगाम लगा पाना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि भोगपुर से लेकर बालावाली, डूमनपुरी, बाडी टीपी, अलावपुर, निहंदपुर आदि तक कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है। शिकायतें मुझे लगातार मिल रही है और लगातार मैं पटवारी को भी मौके पे भेज रहा हूं और आज भी मुझे शिकायत मिली है। तो लेखपाल द्वारा जो मुझे बताया गया है कि 2-3 दिन पहले भी ये लोग गए थे, फील्ड में गए थे। हालांकि ट्रैक्टर वाले पे हाथ लगे नहीं, लेकिन जिस खेत से मिट्टी उठी है उसकी इन्होंने पैमाइश कर दी है और जो भी अवैध खनन में जो भी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सघन चेकिंग के लिए हमने बता दिया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करो। हमारे पास फ़ोन नंबर वगैरह भी आ गए हैं, उनको हम यहीं तहसील में बुलवाएंगे और अगर कोई भी खनन से संबंधित कोई भी प्रकरण इस तरह का आता है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो वहीं पर्यटन नगरी रानीखेत में रानीखेत किताब कौतिक शामनी परिषद के बहुउद्देशीय भवन में शुरू हुआ। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि केआरसी कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही स्कूली बच्चों ने गीत से सभी का स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कई हजार विभिन्न पुस्तकों के और कुमाऊं के हस्त निर्मित विभिन्न सामानों के स्टॉल भी लगे, जिससे यहां की संस्कृति को दर्शाया गया, जिसकी मुख्य अतिथि ने प्रशंसा भी की। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पुलों के बचाव के लिए सुरक्षा दीवारें बनाई जा रही हैं। आपको बता दें कि पिछले साल बरसात में मालन पुल पर काम किया जा रहा था और पुल धराशायी हो गया था। बरसात शुरू होने वाली है, जिसके चलते पुलों के बचाव के लिए सुरक्षा दीवारें बनाई जा रही हैं। मौसम विभाग ने इस बार पिछले साल से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है और उत्तराखंड में अभी से बादल फटने की घटनाएं होने लगी हैं। ऐसे में अगर बरसात समय से पहले शुरू हो गई और पुलों को रोकने के लिए बनाई जा रही सुरक्षा दीवारें नहीं बन पाई तो हादसा बड़ा हो सकता है। इसका उत्तरदायी कौन होगा? पिछली बार जो बारिश आई थी, काफ़ी बारिश हुई थी, तो उसमें नदी के द्वारा जो है जितना भी गाड़ी घाट वाला है, चाहे हमारा सुखरो में है, तो इसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उसके बाद आपदा के तहत इसमें जो है सिंचाई विभाग के द्वारा जो है कार्य कराए जा रहे हैं। तो मेरे द्वारा कल भी एक्शन PWD और सिंचाई वालों को लेकर के इसमें भ्रमण किया गया है। तो इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो गाड़ी घाट वाला है वो पुल से जो नीचे वाला एरिया है उसमें काफ़ी रिटर्निंग वाल जो है कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही उनको ये बताया गया है कि बारिश आने से पहले आप जितना भी जल्दी हो सके इस काम को कर लें। तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि साहब अगर यदि हम उसको 6 फीट या उससे ऊपर हम कर देंगे तो उसकी काफ़ी सुरक्षा जो है हो जाएगी। श्रीमती रितु कंदूरी हैं, उन्होंने पुल के लिए पूजन ताकि पुनः निर्माण कार्य शुरू हो जाए, वो शायद 2 से 3 महीने हो चुके हैं, वो कर चुके हैं, लेकिन शायद पुल के पास आसपास मुझे नहीं लगता कोई काम शुरू हुआ हो। तो ये जो विभाग है, शायद PWD के पास ये काम है, वो आज भी सोया हुआ है। और रहे पुस्तों की बात, पुस्तें जो अभी बनी रहे, कब तक बनेंगे? कोई पुस्तें ऐसी चीज़ तो है नहीं कि 2 कमरे खड़े करने हैं, 2-3 दिन में, 4 दिन में, महीने में हो गया। लेकिन अब ये तो कई महीनों का काम होता है। तो अब बरसात सर पर है, पुस्तों का काम अभी हुआ नहीं है, तो देख लीजिए बहुत ज़्यादा भूमि कटाव होगा। और जो लोग रह रहे हैं, नदियों के पास रह रहे हैं, उनके जो खेत हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो। हर साल तबाही हो रही है बरसात से, पुलों को भी नुकसान हो रहा है, जनता को भी नुकसान हो रहा है, खेतों को भी नुकसान हो रहा है, सरकारी संपदा को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार चेतने के बजाय सो जा रही है। सरकार को कोई, हर पिछली घटना से सरकार कोई सबक नहीं लेती। वो हर नई घटना आती है, थोड़े से दिन वो उसको मल्लम पट्टी करते हैं, रफू करा और आगे बढ़ गए। पिछली घटनाओं से सरकार नहीं चेती। कोटद्वार आज भी जहाँ था, मैं कह रहा हूँ पिछले 50 साल में आगे नहीं बढ़ा, पिछले 50 सालों में पीछे आया है। और वो जनता इस बार इस लोकल चुनाव में शायद होगा कि इन दोनों पार्टियों को बिल्कुल प्रॉपर अपने तरीके से जवाब देगी वोट से।
कोटद्वार में पिछले साल मालन पुल बरसात में गिर गया था, जिसके कारण कोटद्वार और भाबर का संपर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वहीं इस बार पुलों को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा दीवारें बनाई जा रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बरसात आने वाली है, जहां अभी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बादल फटने की घटना सामने आई है। ऐसे में अगर समय से पहले बरसात आ जाती है और सामान्य से अधिक बारिश होती है तो पुलों के लिए ये एक खतरा बन गया है। पुलों के पास से जिस तरह से खोद करके छोड़ दिया गया है, वहाँ पर काम तो चल रहा है, लेकिन ये नहीं लगता है कि बरसात से पहले ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोटद्वार की जनता के लिए इन्होंने एक मौत के दरवाजे खोल दिए हैं। प्रशासन जो काम आज करवा रहा है वह काम उन्हें अप्रैल के लास्ट तक करवा लेना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा हमेशा कोटद्वार की जनता को झेलना पड़ता है। इसी कारण कोटद्वार की जनता में भी इस बात को लेकर के नाराजगी है कि प्रशासन काफ़ी लेट पुस्तें बनवा रहा है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।